हेलो स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का क्लास है, जिसमें आज के इस लेक्चर्स में हम जो लेसन देखने वाले हैं, हमारा जो लेसन किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, ये जो हमारा लेसन है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से आपके एग्जाम में जो है लगभग प्रकाशिकी से जो है 13 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 13 नंबर को अगर आप ध्यान से देते हैं तो 13 में 10 नंबर तो कहीं जाने वाले नहीं है। लगभग आप चाहोगे तो 13 में से 13 लेंगे। तो इसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्रांतिक कोण क्या होते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, यानी बार बार पूछा गया है। तो आज इसको हम जो है डिटेल से समझने वाले हैं कि क्रांतिक कोण क्या होते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा गया है, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अब इसमें से अभी आप 5 नंबर का तैयार करोगे तो इसमें हो सकता है 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसी में आएंगे, जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके छोटे में भी पूछा जा सकता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये भी आपके छोटे में पूछे जा सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिटेल से जानने वाले हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी देखना तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्रांतिक कोण होते क्या। देखो बच्चों, अगर हम बात करें क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो सबसे पहले हम क्रांतिक कोण के बारे में बात करेंगे। क्रांतिक कोण होता क्या है। देखो भाई, 2 बातें हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। जैसे अब ये सघन माध्यम विरल माध्यम है क्या, इसको जान लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ हमारा जो होता है सघन माध्यम होता है, और बर्फ के बाहर का क्षेत्र जो होता है वो विरल माध्यम। बर्फ रखा और एक आपका ऊपर का एटमॉस्फेयर हो जाए, तो बर्फ आपका सघन माध्यम हो गया और ऊपर का एटमॉस्फेयर विरल माध्यम हो। तो यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम 2 माध्यम लिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए बर्फ में है, अब बर्फ से बाहर निकल रही है प्रकाश की किरण, तो बर्फ क्या है, सघन माध्यम है। और या आप बर्फ के अलावा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कांच का जो टुकड़ा हो पूरा सॉलिड हो, क्यूब हो, तो वो एक सघन माध्यम हो जाएगा, और उसके बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो जो है विरल माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ आप एक माध्यम सघन लेंगे और दूसरा माध्यम विरल लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना जो है ये कोई ठोस पदार्थ है, और ऊपर वाला जो है ये हमारा विरल माध्यम है, ठीक, वायुमंडल हो गया। तो वही कहा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है, अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। यानी बहुत भाग ऐसा होगा जो परिवर्तित नहीं होगा, यानी बाहर निकल जाएगा, और कुछ जो है परिवर्तित हो जाएगा, यानी लौट के वहीं चला जाएगा। तो अब जो नहीं लौटता है, अपरिवर्तित रहता है, तो यही कहा गया इस दशा में प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। यानी जो अपरिवर्तित नहीं होता है वो प्रकाश की किरण क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। अतः अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। नहीं समझ में आया तो डायग्राम देख लो, आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखो हमने ये एक्स एक्सिस लिया है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे वाला जितना भाग है ये पूरा यहां से यहां तक का पूरा भाग जो है ये सघन माध्यम का है, और ये ऊपर वाला भाग जो है विरल माध्यम का है। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे मान लो एक कांच का बढ़िया चौकोर क्यूब जो है यहां से यहां तक हमने रख दिया, हो गया, ठीक, वायु वाला क्षेत्र हो गया। अब इस कांच में जब हम कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं, ऐसे प्रकाश की किरण डालते हैं, और कांच में जब डालेंगे तो कांच से बाहर जब निकलेगा तो ये जो है किरण सीधी ना जाकर के कुछ टेढ़ी हो जाए। समझ में आएगा नहीं। तो वही कहा गया, देखो कुछ किरण जाएगी तो माध्यम चूंकि बदल रहा है तो अपरिवर्तित, यानी बहुत किरण अपरिवर्तित रहेंगी, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ किरण जो है परिवर्तित हो जाती है। तो इस दशा में जो प्रकाश की किरण होती है, देखो ये अभिलंब है, ये बीचों बीच की दूरी है, ये कौन है, बीचों बीच की दूरी है। तो अब इस ये जो किरण जा रही है
ये अभिलंब से दूर हट जा रही, यानी आप देख रहे हैं ये आई वाला कोण जो है आपतन कोण है। भाई यहाँ से यहाँ किरण गई, यहाँ तक आई तो इसका कोण यहाँ बना, तो ये आपतन कोण है, यानी आपतन कोण का मान कम होता है। लेकिन अब ये परावर्तित किरण है जो दूर हट रही है, माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम बदलेगा तो दूर हटेगी, तो दूर हटने का मतलब ये कोण ज्यादा होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ ये कोण कम बनेगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो इनकी अपेक्षा इनकी दूरी अधिक हो। समझ में आया कि नहीं? इसको ना समझ में आया हो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये किरण इतनी दूरी गई तो ये किरण ऐसे चली गई। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया? यानी ये अभिलंब है, ये अभिलंब है सीधा सीधा, तो ये अभिलंब के इतनी नजदीक है, ये अभिलंब के इतनी दूर हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो बस वही कहा गया कि शेष भाग अपरिवर्तित रहता है तथा इस दशा में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अभिलंब से दूर हट जाती है। अतः आपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। ये आपतन कोण है, यानी किरण के आते समय बन रहा है। जब किरण यहाँ आ रही है यहाँ पर, तब आने के समय बन रहा है तो आपतन कोण हुआ, और यहाँ पर जाने के समय बन रहा है तो ये अपवर्तन कोण हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो आपतन कोण का मान जो आई बन रहा है वो अपवर्तन कोण से कम होता है, यानी जो अपवर्तन कोण का मान है वो आपतन कोण से अधिक होता है। क्यों अधिक हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो है दूर हट जा रही, अभिलंब से दूर हट रही है, और यहाँ पर ये किरण जा ही रही है। समझ में आई बात कि नहीं? अब क्या करेंगे कि ये जो आपतन कोण है इसका मान धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ाएंगे, इधर खिसकाएंगे, इसका मान धीरे धीरे इधर खिसकाएंगे तो ये धीरे धीरे इधर आएगा। समझ में आया कि नहीं? ध्यान सुनिए भाई, क्या होता है कि जब ये आई का मान एक समय ऐसा, हमने क्या लिखा कि यदि सघन माध्यम के आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाते हैं, यानी जो आई का मान है इसको हम क्या करते हैं धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो विरल माध्यम के अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाता है, यानी जो आर का मान है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हमारा आई का कोण है, ये वाला कोण, ये इसको हम इस तरीके से कुछ बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो है 90 डिग्री पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा भाई? ये देख रहे हो 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं? अभिलंब से ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाए, यानी अब कब बनेगा? अब किसी न किसी आपतन कोण पर ही तो बनेगा, यानी जब थोड़ा से इसको खिसकाएंगे हम, जब हम आपतन कोण का मान थोड़ा से खिसकाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान जो होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो यह स्थिति जो होगी वो जो है क्रांतिक कोण कहलाती है, यानी जब एक आपतन कोण के विशेष मान, यानी आपतन कोण का कोई न कोई मान होगा और इस मान पर अपवर्तित किरण का मान, यानी अपवर्तन किरण का मान जो है ये 90 डिग्री हो जाए तो यह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यदि सघन माध्यम के आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम के अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर यह मान 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। देखो ये जो आई का मान है अब ये कितने पर हो रहा है, तो जितने पर होगा वही उसका जो है क्रांतिक कोण कहलाएगा। यानी अब कितने पर हो रहा है इससे मतलब कुल मिला के खिसकाए, कुछ खिसकाने पर ये जो है ये वाली किरण आके इस पर आ जाती है। तो जब ये अपवर्तित किरण जो है 90 डिग्री पर, अभिलंब से 90 डिग्री, अभिलंब है ना, अभिलंब से 90 डिग्री पर आ जाती है, तब ये सीधा सीधा ये कोण जो होता है वो कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो पहली बात तो समझ में आ गया होगा क्रांतिक कोण क्या है। अब ध्यान सुनिए, क्रांतिक कोण के आगे अपूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है इसको भी जान लेते हैं। अब ध्यान सुनिए, जब हम क्रांतिक कोण पर आ जाते हैं, यानी जब हम थोड़ा से आपतित किरण को खिसकाते हैं तो ये हमारी अपवर्तित किरण जो है 90 डिग्री पर आ जाता है। तो जब 90 डिग्री पर आता है तो आंतरिक कोण बनता है। अब इस आंतरिक कोण से थोड़ा सा और खिसकाते हैं, जरा से ही आपतित किरण को जैसे ही खिसकाते हैं तो ये जो हमारा परावर्तित किरण होती है ये सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? जैसे यहाँ पे है, इसको थोड़ा से और खिसकाएं तो यहाँ से ये किरण यहाँ आ जाती है, सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। तो जब सघन माध्यम में, यानी सघन माध्यम आपतित किरण भी हुई
अपरावर्तित किरण भी हमारी सघन माध्यम में एंट्री कर जाती है। तो जब सघन माध्यम में ही परावर्तित किरण एंट्री कर जाती है तो इस प्रकार की घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी सघन माध्यम से ही किरण आ रही है और सघन माध्यम में ही लौट के जा रही है, तो यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। वही हमने लिखा है कि अब यदि माध्यम में आपतन कोण का मान, कौन सा कोण, अरे आई आपतन कोण है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा से भी आगे बढ़ाया जाता है, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो। भाई सीधी सी बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, डायग्राम से समझोगे तो याद हो जाएगा और बनाना भी आ जाएगा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम है और ऊपर वाला विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है और कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं इस दशा में अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसा हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब है ना, अरे ये भी अभिलंब है, तो ये सघन माध्यम का अभिलंब है, ये विरल माध्यम का अभिलंब है। तो अब जब थोड़ा से इसको आप देख रहे हैं या किरण डालेंगे तो ये अभिलंब से ये किरण दूर हट जाती है। इतनी बात समझ में आई? आपतन और अपवर्तन दो बातें हैं। आपतन मतलब आना और अपवर्तित मतलब जाना। तो जाते के समय जो कोण बना वो आपका अपवर्तन कोण हो गया और आने के समय जो बना था वो आपतन कोण हुआ। ठीक, तो अपवर्तन कोण का मान यानी जाते के समय वाला मान, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है। समझ में आई बात? अब आगे कहा गया कि अब हम यदि सघन माध्यम के, यानी जो सघन माध्यम है हमारा, इस सघन माध्यम के आपतन कोण का मान यानी जो आई वाला कोण है इसको थोड़ा से खिसकाया जाए, बढ़ाया जाए। अरे जितना भी कोण रहा वो 20 डिग्री का थोड़ा 30 डिग्री कह देंगे, थोड़ा इसका थोड़ा खिसकाया गया तो विरल माध्यम में, जो विरल माध्यम है कि अपवर्तन कोण का मान यानी आर का मान और बढ़े। भाई इसको जब इधर खिसकाओगे तो नीचे को नहीं आएगा, तो आर का मान भी बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण यानी एक जगह एक थोड़ा से जब और खिसकोबो तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। यानी इसको आप जब ऐसा खिसकाते हैं थोड़ा सा तो ये यहाँ से डायरेक्ट आके इस 90 डिग्री पर रुक जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है परावर्तन कोण का मान जो है तो 90 डिग्री का हो जाए तो वो इस आपतन कोण को अब कितने पर 90 जाएगा बना? भाई कुछ ना कुछ एक आई का मान होगा ना। यानी जिस आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिस आपतन कोण पर परावर्तन किरण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो यह मान जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इस मान को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, यानी इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इस मान को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। और यही कोण क्रांतिक कोण हो गया। अब ये बात तो क्रांतिक कोण की हो गई। अब जो ये हमारा C वाला कोण है ये आपतन कोण C और इसी को क्रांतिक कोण कहा जा रहा है। तो जब अगर हम क्रांतिक कोण से जरा से भी हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, अरे इतना बढ़ाएं तो 90 पाएगा, थोड़ा से और खिसका देंगे तो 90 ज्यादा हो जाए। और जैसे 90 ज्यादा हुए तुरंत भाई सघन माध्यम यह हुआ है, सघन माध्यम यह, सघन माध्यम में तो आएगी किरण। तो यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा से भी कोण अगर ज्यादा अगर बढ़ाते हैं तो अपवर्तित किरण तुरंत जो है सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है। अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार जब अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाए तो इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? वही लिखा है कि अब यदि माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमानुसार, किसके नियम के अनुसार हो रहा है? परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये तो था क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते क्या है। अब इसमें एक संबंध है, इस संबंध को भी देख लेते हैं।
अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो संबंध की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। भाई साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 अपान n2। भाई साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 अपान n2, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो इसको आप सकते हैं क्रांतिक कोण पर, मतलब I बराबर C ले लिया जाए। भाई C I, ये C जो है क्रांतिक कोण, या तथा R बराबर 90 डिग्री, यानी R की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो रही है। अरे आपतन कोण I का मान C क्रांतिक कोण हो रहा है, और R का मान n2, यानी n2 जो है बराबर ये हो जाएगा साइन C बट साइन 90। तो आप जानते हैं ये साइन C रहेगा ही रहेगा, और इसका मान 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट n2 बराबर साइन C आ जाएगा। परंतु प्रकाश के उत्कर्मणीयता के सिद्धांत से 2n1 बराबर 1 अपान 1n, तो अतः 1n2 बराबर 1 अपान साइन C, ये फार्मूला जो है आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? देखो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में अगर हम संबंध की बात करें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर जो होगा n1 अपान n2। ये n1 और n2 क्या है? ये माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक भाई, एक माध्यम के लिए n1 कहा गया और दूसरा माध्यम के लिए n2 कहा गया। तो क्रांतिक कोण पर अगर कहा जाए तो आपतन कोण I जो होगा वो क्रांतिक कोण C होगा। तो R का मान 90 डिग्री बन रहा है क्रांतिक कोण पर। तो अब भाई 1n2 बराबर साइन C अपान साइन 90 होगा। तो बराबर, तो देखा जाए तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो साइन C हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1n2 बराबर साइन C आ जाएगा। तो अब परंतु प्रकाश के उत्कर्मणीयता के सिद्धांत से अगर देखा जाए तो दूसरी बात 2n1 बराबर जो होगा वो 1 अपान 1n2 होता है। इसको जाने रहिएगा, 2n1 बराबर 1 अपान 1n2 होगा। तो अब इसको अगर देखा जाए तो भाई ये 1n2 का मान यहाँ पे साइन C आया है, तो यहाँ रख दोगे तो ये 1 अपान 1n2 है ना। तो n का ये 1n2 का मान साइन C आया है, तो उठा के रख दोगे तो 1n2 बराबर 1 अपान साइन C आ जाएगा। तो ये जो है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता है। इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल लगाने में होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा।